गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश पुनिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। फटाफट से सारे के सारे विद्यार्थी जो हैं वो लाइव कनेक्ट हो जाएं हमारे साथ और मुझे बता दीजिए बेटा मेरी वॉइस आप तक अच्छे तरीके से पहुंच पा रही है या नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए। एक बेहतरीन से सेशन में केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और मेटल नॉन मेटल का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज डिस्कशन करेंगे अबाउट द नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल और उसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा मेटल्स के बारे में एक एक करके। ठीक है, चले। मेटल के बारे में डिस्कस कर लिया था कल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हो गई थी। नॉन मेटल के बारे में लिखेंगे नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। आवाज नहीं आनी चाहिए बच्चे। ए धातु की बात कर रहे हैं बेटा। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? नॉन मेटल की बात कर रहे हैं बच्चे। ए धातु की बात कर रहे हैं। और अगर नॉन मेटल की बात की जाए तो नॉन मेटल में हमने क्या कहा था? मोस्टली जो नॉन मेटल हैं मोस्टली नॉन मेटल आर गैसेस, यानी कि अधिकांश अधातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। अधिकांश अधातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। क्लियर? उसके बाद हमने कहा एक्सेप्शन के तौर की बात की जाए बेटा, अपवाद के तौर पे मैं बात करूं तो सॉलिड नॉन मेटल यहां पर लिखेंगे। कौन कौन सी हैं? डायमंड एंड ग्रेफाइट। सॉलिड नॉन मेटल की बात करें तो लिखेंगे बेटे ठोस अधातु। कौन कौन सी हैं? एक है सर डायमंड और दूसरी है ग्रेफाइट। यही दो अधातु हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करें लिक्विड नॉन मेटल की तो कौन सी है बेटा? ब्रोमीन है। यही पढ़े हैं। लिक्विड नॉन मेटल कौन सी है बेटे? ब्रोमीन है। लिक्विड भी हो गई, सॉलिड भी हो गई और गैसेस में तो मोस्टली जो है वो पाई जाती है। क्लियर है इतनी बात? अगला पॉइंट लिखेंगे नॉन मेटल आर नॉट मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल एंड डक्टाइल अधातुएं अघात वर्धनीय एवं तन्य नहीं होती। अधातुएं अघात वर्धनीय एवं तन्य नहीं होती बेटा, क्योंकि अधातुओं को हमने क्या कहा? मेटल को जब आप स्ट्राइक करते हैं, जब आप पीटते हैं फोर्सफुली तरीके से, तो अपने साइज को एक्सपेंड कर देंगी, चद्दर का रूप ले लेंगी। यही बात हुई थी। लेकिन अगर नॉन मेटल को आप स्ट्राइक करेंगे तो ब्रिटाइल हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, भंगुर अवस्था में आ जाती हैं। समझ में आ गई ना बात? लिखेंगे कि नॉन मेटल को अगर स्ट्राइक करेंगे
नॉन मेटल को अगर क्या करेंगे आप, स्ट्राइक करेंगे तो वो क्या हो जाती हैं बेटा, ब्रिटाइल हो जाती हैं, ठीक है ना, बिखर जाती हैं। उनको चद्दर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और ना ही तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। किसी चीज़ को तार के रूप में परिवर्तित करना डक्टाइल कहलाता है, चद्दर के रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, मैलिएबल कहलाता है। तो ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज़ किस पे लागू हो रही हैं, मेटल पे। नॉन मेटल पे लागू नहीं हो रही है। वाई? क्योंकि नॉन मेटल को जब आप स्ट्राइक करेंगे तो वो ब्रिटाइल हो जाएंगी, बिखर जाएंगी, भंगुर अवस्था में आ जाएंगी। समझ में आ गई बात? उसके बाद लिखेंगे नॉन मेटल आर नोट लस्टर्स, धातुएं चमकती नहीं है। लिखो नोट डाल करके, नॉन मेटल आर नोट लस्टर्स, धातुएं चमकीली नहीं होती हैं। मेटल लस्टर्स होती हैं लेकिन नॉन मेटल लस्टर नहीं होती हैं। एक्सेप्शन के तौर पे यहां पर अगर अपवाद की बात की जाए तो 4 नॉन मेटल ऐसी हैं बेटा जो चमकीली होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पे डायमंड, नंबर 2 पे ग्रेफाइट, नंबर 3 पे लिखेंगे बेटा आयोडीन, और नंबर 5 पे लिखेंगे बेटा कैल्शियम। नंबर 5 पे क्या लिखेंगे बेटा? कैल्शियम। ये क्या है? धातुएं जो क्या है बेटा? चमकीली। वैसे धातुएं चमकीली नहीं होती हैं, लेकिन अपवाद के तौर पे 4 ऐसी धातुएं जो क्या करती हैं? चमकती हैं। कौन कौन सी? डायमंड, ग्रेफाइट, आयोडीन और कैल्शियम। उतार लीजिए, कमेंट करके बताइए भाई समझ पा रहे हैं क्या? मेरी वॉइस आप तक अच्छे से पहुंच पा रही है या नहीं? जल्दी से बताइए। चले आगे। अब आपने कई बार देखा है कि शमशान घाट के अंदर पूर्णिमा का जो दिन होता है तो मध्य रात्रि, मिडनाइट, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल में, मध्य रात्रि के समय आपको दिखता है कि शमशान घाट में जो है आग लगी हुई है या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चमक रही है, और हम सोचते हैं कि कोई भाई बुद्ध बात डांस डूंस कर रहा होगा, मतलब ठीक है, एंजॉय चिल मूड में होगा, है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? वाई? कारण ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो बोन्स होती हैं, हमारी जो हड्डियां होती हैं, उनमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम। और जैसे ही कैल्शियम के ऊपर प्रकाश पड़ता है, यानी कि चांद की रोशनी गिरती है, तो वो क्या करती हैं? लस्टर करती हैं, चमकती हैं। गुड आफ्टरनून बेटा। क्या करती हैं वो? लस्टर करती हैं, चमकती हैं। और हमें क्या लगता है कि भूत जो है वो डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? पार्टी चल रही है। पार्टी अभी बाकी है, 4 बज गए। ठीक है, तो वो सेम बात यहाँ पे याद रख लेंगे कि जो ब्रिटाइल करने वाली, लस्टर्स वाली जो नॉन मेटल हैं वो कौन कौन सी हैं? डायमंड, ग्रेफाइट, आयोडीन और कैल्शियम है। समझ में आ गई? इसी तरीके से आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूँ, फायरफ्लाई। फायरफ्लाई देखा है सभी ने? कौन देखा? जुगनू। कहा जाता है ना कि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। आरती उड्डा कह रही है घोस्ट होते हैं वहाँ। भाई मन ने तो देखे ना, बाकी होते होंगे। सबसे पवित्र स्थान दुनिया का अगर कोई है तो वो शमशान घाट होता है। ठीक है, कुछ नहीं होता वहाँ। तो फायरफ्लाई मतलब जुगनू, कहते हैं कि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू की खुद की रोशनी होती है। अरे रोशनी के मोहताज नहीं होते, दैट मीन उसकी खुद की रोशनी होती है। तो जैसे ही नाइट में लाइट गिरती है ना, तो वो क्या करता है?
चमकता है। तो आप भी जुगनू हैं, आप लोग भी क्या हैं, जुगनू हैं। यंगस्टर जितने भी होते हैं ना, ठीक है भाई, जो भी होता है अच्छी बात है। हमने क्या कहा कि आप लोग भी क्या हैं, जुगनू हैं, क्योंकि जितने भी यंगस्टर हैं, ठीक है, ये तुम्हारा दिस इज़ द प्रीसियस टाइम ऑफ योर लाइफ। आपकी पूरे जीवन का सबसे अच्छा और कीमती मेहनती समय जो है वो ये है वर्तमान। जितने भी यंगस्टर हैं वो एक प्रकार से जुगनू होते हैं, चमकते हैं। वो जब कामयाब होते हैं तो चमकते हैं, लस्टर्स करते हैं। अब वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें चमकना है या नहीं चमकना। अब तुम जो क्या है, क्या हो, कुएं के मेंढक, 4 फीट के गहरे में घूम करके कह रहे हो कि हमने दुनिया देख ली। समझ रहे हैं बात? जब कुएं का मेंढक उस 4 फीट के गहरे से बाहर आता है तो आंखें चौंधिया जाती हैं। तो वैसे ही तुम कुएं के मेंढक हो, जब उस 4 फीट के गहरे से बाहर आओगे देखोगे और दुनिया में ये भी चीज़ें हैं, आंखें चौंधिया जाएंगी। अब डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें कुएं का मेंढक बन के रहना है क्या, 4 फीट के गहरे में जहाँ जाओगे दीवार आगे सर लगेगा, बस समस्याएं समस्याएं। समझ रहे? अब डिपेंड करता है तुम्हारे पे कि तुम्हें कुएं का मेंढक बन के रहना है या तालाब की मछली। तालाब की मछली जहाँ जी चाहे वहाँ जंप लगा करके जा सकती है ना, खुले में यूं आज़ादी के साथ घूमेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास एरिया होता है, क्षेत्र, दायरा होता है, बड़ा दायरा। तो बड़ा दायरा कब बनेगा तुम्हारा? जब तुम जॉब लग जाओगे। समझ में आ गई ना बात? तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? मेहनत ज़रूरी है। तो तुम ऐसे जुगनू हो जो अपनी मेहनत से खुद को चमका सकते हो। समझ में आ गई बात? चलें आगे, अगला पॉइंट लिखें बेटे। अब लिखें, नॉन मेटल आर अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद कुछ मेटल लिखिए जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। मेटल, धातु, केमिकल प्रॉपर्टीज लास्ट में पढ़ाएंगे। धातु लिखें। सबसे पहले धातु लिखें बेटा Ag। सिल्वर यानी कि चांदी। ठीक है। पहली लाइन, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा की सबसे अच्छी सुचालक होती है क्या? चांदी। विद्युत धारा की सबसे अच्छी सुचालक होती है बेटा चांदी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गई? चांदी की बात करें तो चांदी के कुछ और होते हैं बेटा। चांदी के कुछ क्या होते हैं बच्चे? और होते हैं। और मतलब अयस्क। अयस्क का मतलब ऐसी धातु जिसके साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ऐड हो, वो क्या होते हैं? और होते हैं, अयस्क होते हैं। तो चांदी के मुख्य रूप से 3 अयस्क होते हैं बेटा। कितने अयस्क होते हैं? 3 अयस्क होते हैं। कौन कौन से? पहला लिखेंगे AgI, दूसरा लिखेंगे AgBr और तीसरा लिखेंगे AgNO3। 3 अयस्क हैं किसके? चांदी के। कौन कौन से 3 अयस्क हैं? तो सबसे पहला लिखेंगे सिल्वर आयोडाइड, दूसरा लिखेंगे बेटा सिल्वर ब्रोमाइड, तीसरा लिखेंगे बेटा सिल्वर नाइट्रेट। कितने अयस्क हैं? 3। कौन कौन से? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर आयोडाइड की बात की जाए प्यारे बच्चे
तो सिल्वर आयोडाइड का यूज़, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है बेटा आर्टिफिशियल रेन के लिए। कहाँ इस्तेमाल होता है इसका? आर्टिफिशियल रेन में होता है। कृत्रिम बारिश जब करवाई जाती है, कृत्रिम वर्षा जब करवाई जाती है तो इस्तेमाल किया जाता है। किसका? किसका रे बेटे? सिल्वर आयोडाइड का। अब कृत्रिम वर्षा क्या होती है जी? आर्टिफिशियल रेन क्या होती है? आपने देखा होगा जैसे बड़े बड़े जो महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, तो वहाँ क्या होता है, गर्मियों के दिन में भी फोग सा छाया रहता है पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, व्हीकल्स ज़्यादा हैं, तो पॉल्यूशन इतना हो जाता है कि विजिबिलिटी रेट बहुत कम रहता है। ठीक है, उस कंडीशन में विजिबिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? बारिश करवाई जाती है ताकि वो फोग क्या हो जाए? हट जाए। समझ में आ गई? वो पॉल्यूशन, वो धुंध, वो कोहरा क्या हो जाए? स्मोक का जो धुंध है वो क्या हो जाए? हट जाए। मौसम नीट एंड क्लीन जो है वो दिखना शुरू हो जाए। समझ में आ गई ना बात? तो आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है किसके माध्यम से? सिल्वर आयोडाइड के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद ये आपने देखा होगा जब कोई मूवी बनती है और कोई गाना फिल्माया गया, फॉर एग्जाम्पल रेगिस्तान में शूटिंग चल रही है और बिल्कुल दोपहर 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, कोई गाना फिल्माया गया, तो ऐसा तो है ही नहीं कि जहाँ बारिश हो रही होगी वहाँ जाएंगे भाग करके गाना फिल्माने के लिए, और गाने के अंदर एक सीन बनाया गया कि ये बारिश के अंदर ही होगा। समझ रहे हो? तो ऐसा तो नहीं है कि भाग करके जहाँ बारिश हुई वहाँ गए और वहाँ से शूट करके लाए, ऐसा तो नहीं है ना। तो जहाँ शूटिंग कर रहे हैं वहीं कृत्रिम बारिश करवा दी जाती है। समझ में आ गई बात? और शूटिंग कर ली जाती है, लगता है कि ओहो वर्षा आ गई, आज मौसम बड़ा बेईमान है, भीगे ओट तेरे हैं। चले आगे आगे। सिल्वर ब्रोमाइड देखो, सिल्वर ब्रोमाइड क्या कह रहा है? इसका यूज कहाँ होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है बेटा फोटोग्राफी में। का यूज होता है बेटे? फोटोग्राफी में। आजकल तो आपको पता है टेक्निकल ज़माना आ गया, इतने बड़े बड़े कैमराज आने लग गए, तो आप मेमोरी के अंदर सेव कर लेते हैं आपकी फ़ोटो को। छोटा सा पाउट बनाया, सेल्फी ली और सेव। समझ रहे हो? पहले के ज़माने में क्या होता था, कैमरे से फ़ोटो ली जाती थी अधिकांश, और फिर क्या करते थे, एक रील निकलती थी कैमरे के अंदर जिसको नेगेटिव बोलते थे, और फिर नेगेटिव को पानी से धोया जाता था, फिर फोटो आती थी सामने। तो वो पानी कौन सा होता था? सिल्वर ब्रोमाइड का। समझ में आ गई ना बात? तो फोटोग्राफी में यूज किया जाता है किसको? सिल्वर ब्रोमाइड को। AgNO3 इसका यूज लिखे। इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा वाटर इंक में। किस में इस्तेमाल करते हैं? वाटर इंक। हिंदी में इसको बोल देंगे मतदान शाही या मतदाता शाही। जब आप वोट डाल करके आते हैं उस समय देखा होगा आपकी एक फिंगर पे इंक लगाई जाती है कि आपका वोट हो गया है। तो वो जो इंक आपकी फिंगर पे लगाई जाती है वो किससे बनती है? सिल्वर नाइट्रेट से। क्या इतनी बातें समझ आ गई? तो हमने क्या कहा, सिल्वर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है, यानी कि अच्छी सुचालक है। और सिल्वर के 3 अयस्क हैं, कौन कौन से? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट। अंडरस्टैंड है? चलें आगे आगे लिखें बेटा। सिल्वर के बाद आयरन, सिल्वर के बाद क्या लिखेंगे? आयरन लिखेंगे। लोहा, सेकंड मोस्ट अमेंडमेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। सेकंड मोस्ट अमेंडमेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। भूपरपट्टी पर सर्वाधिक, दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु। भूपरपट्टी पर दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु। एल्यूमिनियम। क्लियर? द सेकेंड मोस्ट अमेंडमेंट मेटल प्रेजेंट इन टू द
अर्थ क्रस्ट। अब आयरन की बात करें बेटे तो आयरन के और लिखो, आयरन के अयस्क लिखो। पहला हेमेटाइट, नंबर 2 पे लिमोटाइट, मैग्नेटाइट, सेडेराइट, आयरन पायराइट। ये 5 और होते हैं बेटा। कितने और होते हैं? 5 और होते हैं, 5 अयस्क होते हैं। हेमेटाइट, लिमोटाइट, मैग्नेटाइट, सेडेराइट और आयरन पायराइट। समझ में आ गई? अब देखेंगे यहाँ आयरन पायराइट से नोट डाल करके एक प्रश्न लिखा जाता है। क्या आयरन पायराइट को क्या कहा जाता है बेटा? फूल्स गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? फूल्स गोल्ड कहा जाता है, यानी कि मूर्खों का सोना। क्या कहा जाता है इसको? जो मूर्ख लोग होते हैं उनका सोना। आयरन पायराइट को क्या कहा जाता है बेटे? मूर्खों का सोना कहा जाता है। ठीक है, नोट डाल करके लिखेंगे। ऐसा क्यों कहा जाता है सर? क्योंकि आयरन पायराइट इतना चमकीला होता है, सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है, तो मूर्ख लोग समझते हैं यही सोना है। मूर्ख लोग क्या समझते हैं? यही सोना है। इसलिए मूर्खों का सोना किसे कहा गया है? आयरन पायराइट को। ठीक है, आयरन के टाइप लिख लो। आयरन के प्रकार लिखो। आयरन 3 प्रकार का होता है बेटा। कौन कौन सा? एक होता है बेटा कोस्ट आयरन, एक होता है बेटे पिग आयरन, और एक होता है बेटा रोट आयरन। कितना आयरन हो गए? 3 प्रकार का लोहा हो गया। कौन कौन सा? कोस्ट, पिग और रोट। तो ये हो गया आपका कच्चा लोहा। ये हो गया आपका पिटवा लोहा। और ये हो गया आपका ढलवा लोहा। तीन प्रकार का क्या होता है? लोहा। कौन कौन सा? कोस्ट, पिग और रोट। समझ में आ गई बात? अब एक नोट डाल के बाद लिखनी है आपको कि कौन सा आयरन प्योर है। इन सभी में कौन सा आयरन जो है वो बिल्कुल प्योर है, इसका पता कैसे चलेगा? तो नोट डाल के एक विशेष बात लिखेंगे। अमाउंट ऑफ कार्बन डिसाइड प्योरिटी ऑफ आयरन। अमाउंट ऑफ कार्बन, कार्बन की मात्रा लोहे की शुद्धता को दर्शाती है। कार्बन की मात्रा लोहे की शुद्धता को दर्शाती है। जिस लोहे में जितने कार्बन की मात्रा होगी उससे पता चल जाएगा कि ये प्योर है या इम्प्योर है। अब कार्बन की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगी वो इम्प्योर होगा, जिसमें सबसे कम होगी वो क्या होगा? प्योर होगा। तो अब लिखेंगे भाई, कच्चा जो लोहा होता है ना बेटा, इस कच्चे लोहे में अमाउंट ऑफ कार्बन होता है 4%। कितना कार्बन होता है? 4% कार्बन होता है इसमें। क्लियर? अब जो पिटवा लोहा है बेटे, इसके अंदर होता है आपका 2.5% कार्बन। कितना होता है बेटा? 2.5% कार्बन।
और जो ढलवा लोहा है इसमें होता है बेटा 0.12 से लेकर के 0.25% कार्बन। तो जिस लोहे में जितना कम कार्बन होगा वो प्योर होगा। तो प्योर कौन सा है? रोट आयरन। सबसे शुद्ध लोहा कौन सा है? ढलवा लोहा। लिख सकते हैं प्योर आयरन। ये क्या है बेटा? प्योर आयरन है, सबसे शुद्ध लोहा है। और ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको ये क्या है बेटे? इम्प्योर आयरन है। जो कच्चा लोहा है वो कैसा है? इम्प्योर आयरन है, अशुद्ध लोहा है ये, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा क्या है? सबसे ज़्यादा है। क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा क्या है? सबसे ज़्यादा है। उतार लीजिए। चले आगे। उसके बाद आगे लिखे बेटा गोल्ड, सोना। उसके बाद लिखे आगे गोल्ड, AU, यानी कि सोना। नॉन रिएक्टिव मेटल है ये। क्या नॉन रिएक्टिव है क्या? कल पढ़ाया था भाई। क्या ये नॉन रिएक्टिव मेटल है क्या? बिल्कुल है सर। दूसरा पॉइंट क्या? ये क्या है बताओ? मोस्ट डक्टाइल मेटल भी है क्या ये? सबसे ज्यादा तन्य धातु भी है ये? बिल्कुल सर। उसके साथ साथ क्या मोस्ट मैलिएबल भी यही है? मोस्ट मैलिएबल मेटल भी यही है। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु भी यही है। सबसे ज़्यादा तन्य धातु भी यही है। ठीक है। सर्वाधिक तन्य, सर्वाधिक आघात वर्धनीय और अभिक्रियाशील। ना तो स्टीम के साथ अभिक्रिया कर सकता, ना वाटर के साथ अभिक्रिया कर सकता, ना एयर के साथ अभिक्रिया कर सकता। ठीक है। चले आगे। गोल्ड के और लिखें। गोल्ड के अयस्क लिखें। नंबर 1 पे लिखें बेटा सिल्वेराइट, और नंबर 2 पे लिखें कैल्वेराइट। दो अयस्क हैं। कौन कौन से? हिंदी इंग्लिश में सेम नाम है इनके। दो अयस्क हैं, एक कौन सा? सिल्वेराइट, और दूसरा कौन सा है? कैल्वेराइट। किसके दो अयस्क हैं? गोल्ड के। ठीक है। अब गोल्ड की प्योरिटी लिखो। प्योरिटी ऑफ गोल्ड, सोने की शुद्धता। सोने की शुद्धता की जो यूनिट होगी बेटा वो क्या होती है? कैरेट होती है। क्या होती है बेटा? कैरेट। सोने की शुद्धता किससे पता चलती है भाई? कैरेट से पता चलती है। अब लिखेंगे भाई सबसे पहले 24 कैरेट का सोना, उसके बाद 22 कैरेट का सोना, उसके बाद 20 कैरेट का सोना, उसके बाद 18 कैरेट का सोना। समझ में आ गई? 24 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट। 24 कैरेट का सोना जो होता है ना वो प्योर गोल्ड होता है बेटा। क्या होता है? प्योर गोल्ड होता है। ठीक है। प्योर गोल्ड के आभूषण नहीं बनते कभी। 90% इसमें गोल्ड होगा, 99%। अब 22 कैरेट वाला जो गोल्ड है इसमें क्या होगा? इसके अंदर आपका 92% तो क्या है?
गोल्ड है, प्लस इम्प्योरिटी मिलाई जाएगी 8%। क्या क्या मिला सकते हैं सर? कल मैंने बताया था आपको, कॉपर और क्या मिला सकते हैं, सिल्वर और क्या मिला सकते हैं, एल्यूमिनियम। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद में 20 कैरेट वाला जो सोना है, इसमें 85% क्या होगा, सोना होगा, प्लस 15% क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी ऐड हो जाएगी, यानी कि कॉपर, यानी कि सिल्वर, यानी कि एल्यूमिनियम। ठीक है, 18 कैरेट में क्या होगा बेटा, तो 18 कैरेट में 75% क्या हो जाएगा, आपका सोना हो जाएगा, और 25% क्या हो जाएगा, आपका कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्लियर है? तो प्योरिटी ऑफ गोल्ड आर डिसाइड इन कैरेट। ठीक है, तो गोल्ड की जो शुद्धता है वो किससे दर्शाई जाएगी बेटा, कैरेट से दर्शाई जाएगी। उतार लीजिए। क्लियर? आगे चले भाई, आगे लिखें कॉपर, आगे लिखें कॉपर। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है कौन, कॉपर। ठीक है, कॉपर में लिख लो। और कॉपर का आयस्क लिखो भाई, क्यूपेराइट। दूसरा लिखेंगे कॉपर ग्लैंस, दो आयस्क लिखेंगे, एक क्यूपेराइट और एक कॉपर ग्लैंस। कॉपर के दो आयस्क, एक क्यूपेराइट और दूसरा कौन सा, कॉपर ग्लैंस। क्लियर? उसके बाद लिखेंगे कॉपर से अलॉय भी बनाए जाते हैं। कॉपर से क्या बनते हैं बेटा, अलॉय बनते हैं। अलॉय मतलब मिश्र धातु। कौन कौन से अलॉय बन सकते हैं कॉपर से? एक तो कॉपर से बनता है बेटा ब्रास। क्या बनता है, ब्रास। क्या होता है ब्रास, पीतल। क्या होता है ब्रास, पीतल होता है। इसमें क्या क्या मिला होगा, कॉपर प्लस स्टनम, यही होता है क्या, टीन। क्या मिला होता है इसमें, कॉपर प्लस टीन से मिलकर के बनता है ये ब्रास। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा ब्रोंज। दूसरा क्या हो जाएगा, ब्रोंज। क्या होता है, कांसा। कॉपर क्या होता है, तांबा, याद रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक, दो अलॉय बनते हैं किससे, कॉपर से। क्लियर?
समझ पाए सभी? चले आगे। एक विशेष बात सुने ध्यान से। मैंने आपको बताया था कि प्योरिटी ऑफ आयरन आर डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ कार्बन। कार्बन की मात्रा पे लोहे की शुद्धता निर्भर होती है। वैसे ही अगर कोल की बात कर लें, कोल मतलब कोयला, कोयले की भी शुद्धता किस पे निर्भर होती है? अमाउंट ऑफ कार्बन पे। आयरन में हम क्या कह रहे थे? जिस आयरन में जितनी अधिक मात्रा में कॉपर होगा, कार्बन होगा, वो उतना ही क्या होगा? इम्प्योर होगा। यहाँ उल्टा है कोल के केस में, जिस कोयले में जितना अमाउंट ऑफ कार्बन होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा? प्योर होगा। क्या होगा? प्योर होगा। समझ में आ गई? आई या नहीं आई? आ गई। तो नोट डाल के लिख लो ये लाइन। अमाउंट ऑफ कार्बन आर डिसाइड प्योरिटी ऑफ कोल। ठीक है, कार्बन की मात्रा कोयले की शुद्धता का निर्धारण करती है। कोयले की शुद्धता का निर्धारण करती है। क्लियर? समझ में आ गई इतनी बात? एक बार रिपीट कर देते हैं दोबारा से सारी चीजें। आज की क्लास में इतना ही। हमने क्या कहा कि जितनी भी नॉन मेटल है वो किस स्टेज में पाएंगे? मैक्सिमम गैसेस में, लेकिन सॉलिड में भी हो सकती हैं, लिक्विड में भी हो सकती हैं और गैसेस में हो सकती हैं। तो यहाँ नोट डाल के लिख देंगे क्या? नॉन मेटल आर प्रेजेंट इन 3 स्टेजेस। नॉन मेटल आर प्रेजेंट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं नॉन मेटल। कौन कौन सी? लिक्विड, सॉलिड, गैस। ठीक है, लिक्विड ब्रोमीन हो गई, सॉलिड। एक और विशेष बात लिख लेंगे, नोट डाल के लिखना, ग्रेफाइट के बारे में। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एकमात्र नॉन मेटल है भाई जो विद्युत धारा की क्या है? सुचालक। ग्रेफाइट जो है एकमात्र, ओनली सिंगल नॉन मेटल इन नेचर दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सिंगल नॉन मेटल इज यूनिवर्स दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विद्युत धारा का अच्छा सुचालक होता है क्या? ग्रेफाइट। जबकि है क्या ये? नॉन मेटल। और हमने क्या कहा? नॉन मेटल क्या होती हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल क्या होती हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से मेटल सारी की सारी हैं, उनमें एक मेटल ऐसी है क्या? लेड, सीसा, एक ऐसी मेटल जो क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो क्या है बेटा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यहां तक सारी चीजें समझ आई? पक्का? चले आगे।
उसके बाद नॉन मेटल जो है वो ना मेलिएबल होती है ना डक्टाइल, यानी कि उनको ब्रिटाइल करेंगे, जब उनको पीटेंगे तो भंगुर अवस्था में आ जाएंगी, बिखर जाएंगी, ना तो उनको चद्दर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता, ना ही उनसे कोई वायर कोई तार बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा कि नॉन मेटल जो है वो लस्टर नहीं करती, लेकिन 4 नॉन मेटल ऐसी हैं जो लस्टर करती हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, आयोडीन और कैल्शियम। उसके बाद जिस तरीके से फायरफ्लाई का मैंने उदाहरण दिया, फिर मेटल, सिल्वर के 3 ऐसक, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट। सबसे अच्छा गुड कंडक्टर कौन सा होता है? सिल्वर होता है, बिकॉज इसके बावजूद भी हम सिल्वर का इस्तेमाल नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में। क्यों? सिल्वर इज़ द मोर कॉस्टली, वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इन द इलेक्ट्रिक वायर यूज़ करते हैं कॉपर का। क्या करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आयरन, आयरन मैंने बताया आयरन के 4 आयसक होंगे, 5 होंगे, हेमेटाइट, लिमोटाइट, मैग्नेटाइट, सैडेराइट, आयरन पायराइट। आयरन पायराइट चमकता बहुत ज़्यादा है, सोने की तरह चमकता दिखाई देता है, इसीलिए जो फूल्स लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, उनका सोना कहा जाता है आयरन पायराइट को। 3 प्रकार आयरन के, कोस्ट, पिग और रोट। जिस आयरन में मैक्सिमम मात्रा होगी किसकी? कार्बन की, वो इम्प्योर होगा, जिसमें मिनिमम होगी वो प्योर होगा। तो रोट आयरन में सबसे कम होती है, इसलिए रोट आयरन यानी कि डलवा लोहा सबसे प्योर है, और जो कच्चा लोहा है कोस्ट आयरन वो क्या है बेटा? इम्प्योर है। क्या है वो? इम्प्योर। वैसे ही गोल्ड की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा वो भी है, नॉन रिएक्टिव है, अभिक्रियाशील है, इसकी चद्दर सबसे ज़्यादा पतला किया जा सकता है, इसको लंबी से लंबी शीट इसकी बनाई जा सकती है, तो ये आपका मेलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। ठीक है, उसमें 2 ऐसक, सिल्वेराइट और कैल्वेराइट। और हमने कहा कि कौन कौन से जो आयरन है, कितने कितने कैरेट में कौन कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, वो मैंने यहाँ पे लिखी है। कैरेट इसकी यूनिट है प्योरिटी को मेजर करने की। कॉपर दैट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, होम्स वायर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, या होम एप्लीकेंस की जितनी वायर होती हैं उनमें किसका इस्तेमाल करते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करने के लिए कॉपर का यूज़ करते हैं। 2 मैंने यहाँ आपको और बताए, क्यूपेराइट और कॉपर ग्लैंस। इससे 2 धातुएं भी बनती हैं, मिश्र धातुएं बनती हैं। एक ब्रास यानी कि पीतल, जिसके अंदर कॉपर और स्टनम का क्या होगा? कॉम्बिनेशन, और ब्रोंज में कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन। क्लियर? चले आगे। हमने क्या कहा कि जिस तरीके से कॉपर की शुद्धता, जिस तरीके से कार्बन की मात्रा लोहे की शुद्धता बताती है, इसी तरीके से कार्बन की मात्रा कोयले की शुद्धता भी बताती है। जिस कोयले में जितना ज़्यादा कार्बन होगा, अब कार्बन की कोयले की शुद्धता का पता किससे चलता है? द एबिलिटी ऑफ बर्निंग। अब जो कोयला जितना अच्छा जलेगा तभी तो पता चलेगा ये शुद्ध है। जो शुद्ध होगा वो उतना ही ज़्यादा जलेगा, उतनी ज़्यादा स्टीम पैदा करेगा, उतनी ज़्यादा हीट पैदा करेगा, और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन होगा वो उतना ही अच्छा और जलेगा। समझ में आ गई बात? तो अमाउंट ऑफ कार्बन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन देन डिसाइड द कोल इज प्योर। समझ में आ गई? एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्बन देन डिसाइड आयरन इज प्योर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। जितने विद्यार्थी हैं मेरे साथ जुड़े हुए वो फटाफट से बता दें समझ पाए या नहीं समझ पाए। मैं सेव कर देता हूँ आपकी ये PDF, और उसके बाद जो है क्या था अपना मेटल, नॉन मेटल,